बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट की दुनिया में अगर बात की जाए तो टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। रैंकिंग में एक टाइम था जब पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो है वो टॉप 3 में रहा करते थे, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटर हो। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। एक वजह यह भी है टेस्ट क्रिकेट के पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट से दूरी इख्तियार किए हुए है। हमारा कुछ साइकिल ऐसा है कि हम टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेल रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली असर पड़ेगा। और जो दीगर बाकी 9 ममालिक क्रिकेट खेल रहे हैं उनके प्लेयर्स अल्टीमेटली वो ऊपर आएंगे, रैंकिंग टॉप करेंगे और इस तरह की सारी सूरत। लेकिन पीसीबी को ये सारी सूरत देखनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमें साइकिल में क्यों मजीद टेस्ट मैचेस शामिल ना करने दिए जा रहे हैं, या फिर आईसीसी की तरफ से नहीं मिल रहे, या पीसीबी खुद टेस्ट मैच लेना नहीं चाहता। इस पर बात करिए। दूसरा ये कि वहाब रियाज जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अर्ली रिटायरमेंट लेकर पछता रहे हैं और अब वो किसी तरीके से कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि फिर से मेरे हाथ में गेंद थमा दी जाए और मैं दोबारा से क्रिकेट जो है ना वो एंजॉय करूं, चाहे वो मेंटोर की हैसियत हो, चाहे बॉलिंग कोच की हैसियत हो, चाहे एज क्रिकेटर हो, एज प्लेयर क्यों ना हो। अब वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। तो अब ये जो चैंपियंस लीग होनी है, लेजेंड्स लीग होनी है, उसमें भी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दी और पीसीबी की जानिब से उन्हें एनओसी भी मिल गया। एक दो और ओहदे उन्होंने मांगे थे, कुछ मान ली गई, कुछ नहीं मानेगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? प्लस हमने जानना यह कि क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, क्योंकि हमने देखा इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली की भी इस लेजेंड लीग में शमूलियत। तो क्या क्राइटेरिया है कि जो अभी के लड़के खेल रहे हैं ये किस तरह से उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं या किस तरह से उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं? ये तो लेजेंड लीग हमने देखा कि शायद अफरीदी खेले थे, यूनुस खान खेले थे, मिसबा उल हक खेल रहे थे। इनकी चलो समझ आता है कि रिटायरमेंट लिए हुए को 5-5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी जो करंटली टीम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उधर से लेजेंड लीग भी खेल रहे हैं, ये क्या मामला है? उसके अलावा इंग्लैंड इंडिया टेस्ट मैच चल रहा है, इंडिया 365 पर 5 खिलाड़ी आउट हैं। शुभमन गिल बतौर कप्तान उनकी ये दूसरी सेंचुरी दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने कर ली है। इस पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद सईद साहब, इसके साथ साथ अहमद कुरैशी ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, रैंकिंग से स्टार्ट ले लेते हैं। एक टाइम था हम टॉप 3 पे वेरी कर रहे थे। बाबर आजम ने एक अरसा दराज नंबर 1 बैटर के तौर पर राज किया है ओवरऑल अगर फॉर्मेट्स की बात की जाए, लेकिन स्पेसिफिकली अब टेस्ट क्रिकेट में हम टॉप 10 से बाहर चले गए रैंकिंग में। इसकी एक तो मेजर वजह यह कि हमारे पास टेस्ट मैच नहीं है, दूसरा ये कि हम शायद खेलना भी नहीं चाहते। देखें, बाबर आजम भी जब नंबर 1 रहे हैं रैंकिंग में ओडीआई की, उसमें भी आप ये देखेंगे पाकिस्तान ने 2019 से लेकर 2025 6 सालों में पाकिस्तान ने सिर्फ 43 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जो एवरेज 7 मैच बनते हैं पर ईयर। तो बाबर आजम जब रैंकिंग में टॉप पर थे उस वक्त भी हम ओडीआई क्रिकेट को नहीं खेल रहे थे। इसमें जो रैंकिंग होती है उसमें जाहिर है कि जो रेटिंग्स के पॉइंट होते हैं वो परसेंटेज एवरेज की बुनियाद पर निकलते हैं। अच्छा। आपने अगर 2 मैच खेले हैं और आपके मतलब जो मुकाबिल प्लेयर हैं उसने अगर 5 मैच खेले हैं, तो आपकी अगर 2 मैच में कारकर्दगी उससे बेहतर हुई तो आप रैंकिंग में ऊपर आ जाएंगे। बाबर आजम भी इसलिए ऊपर रहे हैं। मामला ये है कि आप एक बात को तस्लीम करें, और वो ये है कि हमारी जो क्रिकेट है वो तीनों फॉर्मेट्स में तनज़्ज़ुली का शिकार है। इसीलिए आपको ये रैंकिंग में नजर आ रहा है कि हमारा कोई प्लेयर यहाँ नहीं है। यस, ये बात दुरुस्त है कि हम टेस्ट क्रिकेट नहीं लेते, हम उसको खेलना नहीं चाहते हैं, हम उसको वैसे ट्रीट नहीं करते हैं जिस तरह हम वाइट बॉल को करते हैं। लेकिन जो T20 क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने का नतीजा निकला है वो ये निकला है कि हम टेस्ट के अंदर, ओडीआई के अंदर तो रैंकिंग से बाहर हैं ही हैं, हम T20 की रैंकिंग में भी कहीं नहीं है। हमारा कोई बॉलर, कोई बैट्समैन, कोई ऑलराउंडर T20 के टॉप 10 के अंदर भी नहीं है, जो हमारा फेवरेट फॉर्मेट है। तो आपको ये बताना मतलब अब कोई ये ढकी छुपी बात नहीं रही कि ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट है ये कितनी जवाल के ऊपर चली गई है, कितना इसका जो लेवल है, कितना ग्राफ है वो गिर गया है। और जितना ज्यादा एम्फेसाइज T20 पर होगा उतना ही आप देखते हैं दुनिया में इस वक्त 21 या 22 के करीब लीग्स हो रही हैं। अब 21 लीग मेरा ख्याल दुनिया में हो रही है T20 की, जो एक्रेडिटेड हैं आईसीसी की तरफ से। अब सऊदी अरब वाले भी कह रहे हैं कि हमने लीग करवानी है, और उनकी लीग के बारे में कहा जा रहा है कि वो ग्रैंड स्लैम तर्ज की लीग होगी जिसमें पूरे साल वो प्लेयर्स को मसरूफ रखेंगे। अच्छा। तो जितना ज्यादा एम्फेसाइज T20 क्रिकेट पे बढ़ेगा उतना ही क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कमजोर होगी। रैंकिंग्स भी यही बता रही हैं, और जो नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस हैं ममालिक के वो भी यही बता रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। जिन मुल्कों ने 20-20, 22-22 टेस्ट लिए हैं वो रैंकिंग में ऊपर हैं। जिन मुल्कों ने 18-18, 20-20 टेस्ट लिए वही आपको ऊपर नजर आएंगे। जिनके टेस्ट मैचेस 10-10, 12-12 हैं वो आपको रैंकिंग में भी नीचे नजर आएंगे। वो वाइट बॉल हो या वो कहने का क्या मकसद है कि जिन्होंने 20-22 लिए हैं, क्या पीसीबी खुद टेस्ट मैचेस नहीं ले रहा, या आईसीसी की तरफ से वो एक स्केड्यूल ही ऐसा बनाया जाता है कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई मैच ही नहीं आता? एशेज में हर साल 5 टेस्ट मैच क्यों होते हैं?
इसलिए कि एशेज में 5 टेस्ट मैच करवाने की रिवायत है जिसको वो दोनों बोर्ड्स बरकरार रखना चाहते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हर साल 5 मैच क्यों होते हैं? क्योंकि ये रिवायत है जिसको वो दोनों बोर्ड्स बरकरार रखना चाहते हैं। इंडिया इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच क्यों खेलते हैं? इसलिए कि एक रिवायत है जिसको दोनों बोर्ड्स बरकरार रखना चाहते हैं। तो नंबर 1 पीसीबी ने ऐसी कोई रिवायत किसी मुल्क के साथ कायम की ही नहीं है। 5 टेस्ट मैच छोड़िए, आपके तो 3 टेस्ट मैच सीरीज हुए अरसा हो गया है। अच्छा। तो जिन ममालिक की प्रायोरिटी होती है ना, वो आईसीसी के कैलेंडर में जो अपनी मसरूफियात होती हैं वो उसी तरतीब से रखवानी होती हैं, और ये बोर्ड ने खुद रखवानी होती हैं। ये जिस फारिग वक्त के ऊपर हम अपने कैंप्स करवा रहे हैं उस वक्त तमाम टीमें टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं। ये आईसीसी नहीं उन्हें कहा, ये बोर्ड ने खुद कहा है कि हमारे पास ये स्लॉट अवेलेबल है, यहाँ हमें टेस्ट मैच दे दें। इंडिया कहता है कि हमारे पास ये 2 महीने के स्लॉट है, इसमें हम आईपीएल खेलेंगे, उसके बाद हम टेस्ट मैच खेलेंगे, ओडीआई खेलेंगे, T20 खेलेंगे। तो ये बोर्ड ने खुद रखवानी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि हम खेलना ही T20 चाहते हैं। अब तो हमारे पास सॉलिड बहाना भी है कि एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जो है वो T20 फॉर्मेट के तहत होने हैं, तो हम तो तैयारी है उसकी कर रहे हैं। लेकिन उस एक फॉर्मेट के ऊपर एम्फेसाइज करने का नतीजा निकला है कि 3 साल ओडीआई में नंबर 1 रहने वाला बैट्समैन बाबर आजम, उसको भी मजबूर किया जा रहा है कि जो उसकी एक्चुअल गेम है उसको छोड़ के वो उन ज़रूरियात को पूरा करे जो T20 क्रिकेट और मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर जो है पूरा उतरती हैं। कोचेस की भी यही डिमांड है, और जो लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को, प्लेयरों को, वो भी उनसे यही चाहते हैं। और हमारा बोर्ड भी अनफॉर्चुनेटली यही चाहता है कि चूँकि कमर्शियल बेनिफिट सारे इससे जुड़े हुए हैं, तो क्रिकेट अब जो है वो मतलब उस तरह से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खत्म हो गई है। अब सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखकर पाकिस्तान में क्रिकेट को परचून की एक दुकान की तरह इसको रन किया जा रहा है। अहमद कुरैशी साहब ने ज्वाइन कर लिया। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू हमजा फॉर हैविंग मी। अहमद, अभी डिस्कशन चल रही है हमारी, ये जो रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तनाज़ली है, अगर स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट में, उसमें हम टॉप 10 में भी कहीं पे भी वेरी नहीं कर रहे। एक टाइम था कि हम टॉप 3 में तमाम बॉलिंग में, बैटिंग में हम ऊपर रहा करते थे, बड़ा नाम था। आपके नज़दीक क्या रीज़न है? पीसीबी ने टेस्ट मैचेस बहुत कम ले लिए हैं, क्योंकि अहमद सईद साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि आखिरी दफ़ा 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हमने किसी मुल्क के खिलाफ खेली हो। देखिए हमजा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम बात तो ये करते हैं कि हमने दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनना है, लेकिन जो क्रिकेट का नंबर 1 फॉर्मेट है उसको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। और उसकी जो एक चीज नजर आती है हमें कि हमने 5 मैचेस की सीरीज, अहमद सईद साहब को क्या मेरे ख्याल में, मुझे और आपको भी याद नहीं होगी कि लास्ट टाइम हमने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज कब खेली थी और किस मुल्क के अगेंस्ट खेली थी। तो जब आपका बोर्ड ही सीरियस ना हो इन चीजों को लेके कि टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करना है, तो फिर वहां पे आप और मैं सिर्फ टीवी पे बैठ के बात कर सकते हैं या इस हवाले से जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन एट दी एंड आई थिंक कि पीसीबी में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या उन्होंने जिस तरह से दुनिया की बाकी क्रिकेट टीम्स टेस्ट क्रिकेट में अच्छे से अच्छा कर रही हैं, इंडिया को अगर हम देखें तो एक टाइम था कि हम इंडिया को बड़ा आसानी से टेस्ट सीरीज हरा देते थे या टेस्ट मैचेस हरा देते थे। आज अगर हमारी इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज हो तो शायद इंडिया हमें व्हाइट वॉश कर दे, जिस तरह की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने, ठीक है, आईपीएल को इम्पोर्टेंस दी, आईपीएल को कमर्शियलाइज किया, हर साल गुज़िश्ता साल से बड़ा आईपीएल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी समझा और टेस्ट क्रिकेट को कहीं पे भी डिग्रेड नहीं होने दिया। उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट रखा है कि अगर ठीक है T20 को प्रायोरिटी देते हैं तो उसी तरह से वो टेस्ट क्रिकेट को भी प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज हमें नजर नहीं आती। T20 में की तरफ हमारे प्लेयर्स भी ज्यादा से ज्यादा T20 खेलना चाहते हैं। यही वजह है कि आप अगर बड़े नाम अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की देख लें तो उन्होंने, हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने तो मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास खेले हुए भी उनको जमाना हो गया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह की एग्जांपल्स नहीं सेट करेंगे, जब आपके टॉप के प्लेयर्स ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब आपका बोर्ड ही टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज और टेस्ट मैचेस नहीं रखेगा, तो मेरे ख्याल में रिजल्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही होंगे जैसे कि अभी हो रहे हैं और हम इसी तरह रैंकिंग से बाहर होते जाएंगे। हम सही सब क्या ऐड कर रहे हैं इसमें? अच्छा, इसमें जो 5 टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, हमें 1998 में आखिरी बार 5 टेस्ट मैच, सीरियसली 27 साल हो गए हैं इस बात को। और ये जो बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस देने वाले, तो इंडिया का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है
उसको भी अगर आप निकाल के देखें तो उसमें एक कैटेगरी में सारे वही प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। उनका जो कप्तान है T20 टीम के, वो बी कैटेगरी में है, सूर्या कुमार यादव। तो ये होती है जिसकी बात कर रहे हैं अहमद कुरैशी साहब, ट्रेंड सेट करने की, रिवायत कायम करने की। तो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल के देख लें उनमें कौन लोग ऊपर आते हैं, और उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देख लें उनमें कौन लोग ऊपर आते हैं। प्रायोरिटीज आपको यहाँ से नजर आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेट्स सी जी पीसीबी इस पर काम करता है कि नहीं, लेकिन इस पर काम करे ना करे, पीसीबी नवाजने में बहुत ज्यादा फराग दिली का मुजाहरा कर रहा है। हमने 5 मेंटोर रखे, 50 लाख उनकी माहाना तनख्वाह थी, जिनमें से सिर्फ अच्छे तरीके से मेरा ख्याल शुएब मलिक की उन्होंने रिजाइन किया। बाकी अभी इस उम्मीद में है कि पीसीबी निकालेगा तो 3 महीने की तनख्वाह एडवांस देनी पड़ेगी, जिसमें मिसबा हक हैं, सरफराज हैं, सकलैन मुश्ताक है, वकार यूनुस हैं। बहरहाल वहाब रियाज को इनका हेडर बनाया गया, वहाब रियाज को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया, जहां पर जरूरत पड़ी वहाब रियाज को एडजस्ट करने की कोशिश की गई। अब वहाब रियाज साहब का जो है ना दोबारा से दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से बॉल थामूं। उन्होंने बहुत से ऐसे मौक़ों की तलाश में थे कि मुझे किस तरह सोचे, लेकिन अब अहमद कुरैशी साहब ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो रही है, इसके लिए वहाब रियाज को एनओसी जारी कर दिया गया है। तो हैं तो वकील लेजेंड, तो उनको ये लीग अखलाकी तौर पर, रसूली तौर पर खेलनी तो चाहिए। क्या समझते हैं? इसके अलावा पीएसएल में भी उन्होंने कोचिंग की डिमांड की थी, वो पूरी नहीं हुई, उनको मेंटोरशिप की तरफ लगाया गया, डायरेक्टर लगाया गया, और अब ये एक कसर रह गई थी, ये भी पूरी कर दी गई। देखें, इससे तो यही साबित होता है ना कि वहाब रियाज शायद खुशामदे अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप वहाब रियाज के कैरियर की कुल परफॉर्मेंसेस देखें तो वो दोनों परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं जो हर एक के माइंड में आती हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी काम नहीं आई। चाहे वो शेन वॉटसन के अगेंस्ट स्पेल हो जो वहाब रियाज ने किया, ठीक है, एक अच्छा स्पेल था, उनकी जात की हद तक ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वो मैच तो नहीं जीता। या इंडिया के अगेंस्ट 2011 में वहाब रियाज ने जब 5 आउट किए तो वो मैच भी पाकिस्तान नहीं जीता। इसके अलावा मेरे ख्याल में वहाब रियाज एक ऑर्डिनरी बॉलर ही रहे हैं, और वहाब रियाज का कोई कैरियर इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस पे बेस नहीं करता। वहाब रियाज, अहमद शहजाद का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि डोमेस्टिक में एक दफा कोई लड़के शड़के ले आए थे कोच को डराने के लिए, उसके बाद वो टीम से बाहर नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में एक तो उनके पास ये वाला भी गुर है शायद, और उसके साथ साथ खुशामदों वाला भी, क्योंकि जिस तरह से उनको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है वो हम सब के सामने। और हमजा, मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि एक बंदा जब एक डेजिग्नेशन पे प्रूवन फेलियर साबित होता है तो आप उसको बचाने के लिए उसको दूसरा डेजिग्नेशन दे देते हैं, कभी तीसरा दे देते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिवर्स स्विंग सिखाऊंगा। तो उनके अपने कैरियर में वो कितने बड़े तुर्रम खान रहे हैं रिवर्स स्विंग के, वो भी हमारे सामने है। ठीक है, रिवर्स स्विंग उनको आती थी, लेकिन मेरे ख्याल में उनसे बेहतर नाम भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिस तरह उमर गुल हैं और बहुत सारे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वहाब रियाज हो या जिस तरह से अजहर महमूद को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में ये सरेआम जो है वो मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और पीसीबी के जो बड़े हैं उन्होंने अपने मतलब ये इस तरह की तैनातियां करके और इस तरह से लोगों को एडजस्ट करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम तो डंके की चोट पे अपने बंदों को ओहदे भी देंगे, जहां दिल करेगा रखेंगे, अगर वो एक जगह फिट इन नहीं होते तो उनको 10 और ओहदे देंगे, जिसने जो करना है कर ले। और एनओसी की जो आपने बात की है, मेरे ख्याल में वहाब रियाज हो सकता है उन्होंने खुद ही अपने एनओसी पे साइन किया हो, जितनी उनको पावर मिली हुई है पीसीबी में। और देखें, हर जगह वो फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग में देख लें तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में आगे पीछे हमें कमेंट्री करते हुए नजर आए। पीसीबी का डिजिटल मीडिया आप उठा के देख लें तो वहां पे भी प्लेयर्स के, कोचेस के इंटरव्यूज वहाब रियाज ले रहे होते हैं। फिर रिवर्स स्विंग भी उन्होंने सिखानी है, फिर मेंटोर भी उन्होंने बनना है। तो खासी भारी जिम्मेदारी वहाब रियाज पे है, और वहाब रियाज जो है ना वो मेरा ख्याल इस जिम्मेदारी को इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, इसलिए दोबारा कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलने की तरफ वापस आऊं, ये जिम्मेदारियों से मेरी जरा ब्रेक ले। मैं भी यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये जो लेजेंड लीग में क्रिया है ना, किस तरह से प्लेयर आने हैं उस पर बात करेंगे। हम सही से जानेंगे कि आखिर क्यों कि इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली जैसे जो अभी करंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने के लिए भी एलिजिबल है, वो लेजेंड लीग किस तरह से खेल सकती है, क्या क्राइटेरिया होता है। एक ब्रेक के बाद ही स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और हमने ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से वहाब रियाज के बारे से बात कर रहे थे, लेजेंड्स लीग खेलने के अहल है, एनओसी भी मिल गया है। अहमद कुरैशी कह रहे थे कि खुद ही उन्होंने अपने एनओसी पर खुद ही साइन कर दिया है। क्राइटेरिया अहमद सही साहब वैसे क्या होता है? क्या अगर बात की जाए इफ्तिखार की भी, चाहे आप कह रहे थे कि शायद एज की वजह से इफ्तिखार अहमद लेजेंड्स का हिस्सा बन गए हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आसिफ अली भी तो इसमें है, तो क्या क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे आप बहुत शरारती हैं, जानबूझ के आप इफ्तिखार की एज का तज़किरा करते हैं। अगर एज का मसला होता तो फिर शायद वो तो अभी अंडर 19 खेल रहे थे इफ्तिखार अहमद। तो इसमें क्राइटेरिया ज़ाहिर ये है कि
बिल्कुल। इसमें जो टीम रखी जाती है लेजेंड लीग में, उसमें जो एज क्राइटेरिया है वो है 32 ईयर्स। 32 ईयर्स से ऊपर कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो डोमेस्टिक खेल भी रहा हो, इंटरनेशनल खेल भी रहा हो, वो इसका अहल हो सकता है। अच्छा। इसमें क्राइटेरिया ये है कि 3 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 250 इंटरनेशनल मैचेस खेल रखे हों। ठीक है। और 2 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 150 इंटरनेशनल मैचेस खेल रखे हों। वो T20, ODI, टेस्ट कोई भी हो सकता है। तो 3 प्लेयर 250 वाले, 2 प्लेयर 150 वाला, और 32 साल से ऊपर कोई भी ऐसा खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनली किसी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो, वो लेजेंड लीग में खेलने का अहल हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि जितना सम उसको पे किया जा रहा है उसके साथ भी उसकी जो है वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ वो अग्रीमेंट साइन करें। एक और इसमें जो दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि जिन प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रखी है, अब चूंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा लीग तर्ज में खेली जा रही है, तो उनके लिए भी ऑप्शन ये रखी गई है कि वो प्लेयर्स जिन्होंने 50 से ज़ायद T20 के लीग मैचेस खेल रखे हैं और वो अपनी कंट्री की जानिब से नहीं खेल पाए हैं, वो भी अहल हो सकते हैं लेजेंड लीग में हिस्सा लेने के लिए। अच्छा। तो इन क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए जो है वो टीम्स बनाई गई हैं। और इस दफ़ा आपको पता है कि आसिफ अली भी इस टीम का हिस्सा हैं, जो अभी पाकिस्तान की तरफ से खेलने के अहल भी हैं, जो डोमेस्टिक भी खेलते हैं। तो इसके जो ओनर्स हैं लेजेंड लीग के, ये वही इंडियन ओनर्स हैं जो इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अजय देवगन जो एक्टर हैं इंडिया के, अच्छा। वो इसके को ओनर हैं इस लीग के, जो लास्ट ईयर आपको नज़र भी आए थे प्लेयर्स के साथ खुशगपियाँ मारते हुए। इस बार जो है इस लेजेंड लीग की हाइप इसलिए भी ज़्यादा बनाई जा रही है कि पाकिस्तान इंडिया की रीसेंट जो कन्फ्रंटेशन हुई है जंग के मैदान में, उसके बाद पहली बार ये लेजेंड्स भी जो है वो मैदान में उतरेंगे। तो 18 जुलाई से इसका आगाज़ होगा बर्मिंघम के एजबेस्टन में। पाकिस्तान लेजेंड्स और इंग्लैंड की टीम जो है ये मैदान में उतरेगी और 20 तारीख को पाकिस्तान और भारत की टीमें जो है मध्य मुकाबिल होंगी। 2 अगस्त को इस चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा। अहमद कुरैशी साहब, ये तो क्राइटेरिया तो खुद से ही आसान कर दिया, जो लीग क्रिकेट के एंड में एक ऐड किया कि 50 मैचेस जो खेले हों, ये तो बिल्कुल आसान हो गया, जिसकी बिना पर बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये तो सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा टीम्स के लिए कि किसको रखें किसको निकालें। आई थिंक ये डिपेंड करता है टीम की मैनेजमेंट पे और खास तौर पे टीम के ऑनर्स पे कि वो किस तरह के प्लेयर्स को चाहते हैं। ऑब्वियसली T20 के डायनामिक्स को सामने रखते हुए तो कोई भी ऑनर यही चाहेगा कि उसकी टीम में ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हों जो T20 स्पेशलिस्ट हों। जो दूसरा उनका ये माइंडसेट भी हो सकता है कि ऐसे प्लेयर्स हों हमारे पास जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकते हों। जिस तरह हमने देखा कि लास्ट सीजन में आमिर यामीन को रखा गया था और हम सब जानते हैं कि आमिर यामीन बॉलिंग कर लेते हैं। तो T20 के डायनामिक्स को सामने रखते हुए मेरे ख्याल में इसी तरह के कॉम्बिनेशन की तरफ जाना चाहेंगे। और मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद की जहां तक बात है तो उनको शायद रियलाइज हो गया है कि अब उनका फ्यूचर जो है वो लेजेंड्स लीग में ही है। आसिफ अली मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होना भी चाहिए था, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में रही हैं। लेकिन अगर वो सिलेक्टर्स की कंसिडरेशन में या कैप्टन या टीम मैनेजमेंट की कंसिडरेशन में नहीं है तो क्या कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आई थिंक लास्ट ईयर भी बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था पाकिस्तान लेजेंड्स का और इस साल भी बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। आई होप कि परफॉर्मेंस पाकिस्तान लेजेंड्स की वैसी ना हो जैसी वहाब रियाज के PCB में आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की होगी। अच्छा अहमद सईद साहब, ये जो एक और मामला है जिसमें वहाब रियाज उनको हेड कर रहे थे, ये जो मेंटोर्स बनाए थे, ये चैंपियंस कप था आई गेस जिसमें ये शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाह हक थे। अब ये तो चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन इसके बावजूद खबरें यही हैं कि सैलरीज ले रहे हैं। अब काम कोई नहीं है, लेकिन 50 लाख रुपया पर मंथ है, जिसमें सरफराज अहमद, सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस, मिसबाह हक हैं। ऑल्दो शुएब मलिक ने जनाब इसे स्टेप डाउन कर गए थे। देखिए इसमें जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं तो वो तो फिर 3-4 साल 3-4 साल का ही था। गालबन ये 5 साल का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था जिसको दिया गया था। लेकिन चूंकि अब ये जो चैंपियंस कप है, ये चैंपियंस कप जो पुराना हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट था उसको रिवैम्प करके इसका नाम दिया गया था। तो इसका चूंकि अब चैंपियंस कप, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट तब्दील होती है PCB में, तो हर नई मैनेजमेंट जो है वो अपने नाम की नई तख्ती लगाना चाहती है इस टूर्नामेंट के ऊपर मुख्तलिफ नाम लिख के। तो चूंकि ये चीज़ें सारी अनसर्टन होती हैं, इसलिए इन मेंटोर्स को पता नहीं होता कि अगला टूर्नामेंट होगा भी या नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसमें हमारी क्या हैसियत होगी, क्या वैल्यू होगी। एक तो सबसे मजे का खेज बात जो है वो यही थी इसमें कि वहाब रियाज जो है वो इनके ऊपर हेड लगा दिए गए थे और वहाब रियाज के अंडर
कह लें या वहाब रियाज के, पता मुझे नहीं समझ आ रही, अंडर हैं, पैरेलल हैं, एडजेसेंट हैं, क्या हैं। तो ये इन मेंटोर्स को जो है वो काम करने का ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मैं माफी चाहता हूँ, इनिशियली ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और अब चूंकि वो लीग खत्म हो गई है, अब इनको भी समझ नहीं आ रही, जिस तरह से महमूद साहब को उन्हें रेड बॉल टीम के साथ लगा दिया है, तो इनके बारे में भी यकीन कोई ना कोई इस तरह का सलूक होगा। शुएब मलिक ने जो है ये बेहतर समझा कि वो इससे अलग हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्लेयर के तौर पर भी खेल रहे हैं, वो अपने आप को फिट भी करार देते हैं, वो कहते हैं मैं 2 रन बनाता भी हूँ, 2 रन रोकता भी हूँ, तो वो तो अभी खेलने ख्वाहिशमंद भी हैं। और ये जो चैंपियंस कप जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें शुएब मलिक मेंटोर भी थे और एज अ मेरा ख्याल है कि प्लेयर मेंटोर्स में वो हिस्सा ले रहे थे और पीएसएल के अंदर भी उनका रोल इस तरह से ही था। तो आई डोंट नो कौन सी ऐसी खिचड़ी यहाँ पर बकी हुई है, कौन सा ऐसा कहतो रिजाल है कि पीसीबी को नहीं मिल रहे हैं अच्छे काम करने वाले लोग। अगर नहीं उनको मिल रहे लोग तो फिर हमारे से रब्ता करें, हम उन्हें ढूंढ देते हैं अच्छे लोग काम करने वाले जो रिजल्ट भी लाएंगे, नताइज भी लाएंगे और प्लेयर भी तैयार करेंगे। जी अहमद साहब, मैंने कहा हम खुद जाके फिर काम कर लेते हैं, कम से कम इनसे तो बेहतर ही कर लेंगे। लेकिन उनको अपने हद तक ये लगता है कि वो दी बेस्ट कर रहे हैं। वैसे क्या लगता है कुरैशी साहब, अगर तो अभी तो मेरे ख्याल 1 साल हुआ है, 2 साल का अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 महीने की तनख्वाह दे के बाकी 9 महीने की तनख्वाह तो बचा ली जाए, को 1.5 करोड़ दे के फारिग किया जाए। देखें हमजा, यही अलमिया है इस मुल्क का, सिर्फ पीसीबी क्या, अगर हम तो सब कुछ इसी तरह से चल रहा है। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप जो पैसा वेस्ट कर रहे हैं वही पैसा आप अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स पे लगाते, आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने पे लगाते। आपने अपने बहुत सारे काम ऐसे थे जो ठीक कर सकते थे, डोमेस्टिक के प्लेयर्स की सैलरीज बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने उस चीज की तरफ जाने के बजाय आपने 50-50 लाख रुपया इन ऐसे लोगों को देना जरूरी समझा जो कि हर थोड़े अरसे बाद जो है वो पीसीबी से बाहर होके कुछ अरसे बाद दोबारा पीसीबी में आते हैं और किसी ना किसी तरह से पीसीबी को उन्होंने अपना एक सोर्स ऑफ इनकम समझा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है और मेरे ख्याल में बगैर सोचे समझे जब आप कॉन्ट्रैक्ट करो, बगैर सोचे समझे जब आप फैसले करो तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। और उसकी वजह ये है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो लोग इन चीजों को डील करते हैं पीसीबी में, उनका अगर आप चेक एंड बैलेंस करना शुरू कर देंगे, उनकी आप अगर अकाउंटेबिलिटी करनी शुरू कर देंगे, तो आपको ना सिर्फ फैसलों के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी बल्कि मैनेजमेंट लेवल पे पीसीबी के जो डिसीजंस होते हैं या जो काम होते हैं उनके अंदर भी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। और फिर ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं नीचे जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है या ओवरऑल जो क्रिकेट है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। लेकिन जब तक इस तरह के सेंसलेस और ब्रेनलेस किस्म के डिसीजंस होते रहेंगे और पैसे ऐसे फेंके जाएंगे जैसे कि किसी के अपने वालिद साहब की जाती जागीर हो, तो फिर रिजल्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऐसे ही रहेंगे और मेरे ख्याल में हासिल वसूल भी कुछ नहीं होगा। जी देखें, अकाउंटेबिलिटी की बात तो इन्होंने बहुत अच्छी की है। अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पहले जिम्मेदारों में तयन भी हो ना। यहाँ तो कोई मानता ही नहीं है कि हमने ये काम ख़राब किया था, हमारा कसूर था। जब टीम जीत जाती है तो फिर क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, जब टीम हार जाए तो फिर कहते हैं जी कलेक्टिवली पूरी टीम का डिसीजन था। तो ना कप्तान जिम्मेदारी कबूल करता है, ना कोच जिम्मेदारी कबूल करता है, ना सेलेक्टर जिम्मेदारी कबूल करता है। तो जब तक कोई बंदा ऐसा सामने आएगा ही नहीं कि जो आके जिम्मेदारी ले और वो ये बताए कि यार हाँ ये डिसीजन मैंने लिया था, इस बंदे को मैंने टीम में रखा था, इस बंदे को मैंने कप्तान बनाया था, या कप्तान बताया कि मैंने सेलेक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये वाला बंदा टीम के अंदर चाहिए, तो फिर उस वक्त तक कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी? ये लोग तो पॉडकास्टों में आके सबके सामने कह देते हैं कि भाई ये तो कलेक्टिव डिसीजन था टीम का, तो पूरी टीम तो इन फारिग हो सकती। हमजा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखें, अभी जो अहमद सईद साहब ने बात की है कि सामने आके कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, सामने आके कोई जिम्मेदारी ले या ना ले, पैसे तो सब ले रहे हैं ना पीसीबी से, काम तो सब कर रहे हैं, सबके रोल्स डिफाइन है कि किसने क्या काम करना है और किसने क्या काम नहीं करना। तो जो हायर मैनेजमेंट बैठी हुई है इंक्लूडिंग चेयरमैन पीसीबी, वो जब तक अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, उन लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे, तो खुद तो इतना अच्छा पाकिस्तान में कोई भी नहीं है कि वो आके कहेगा हाँ जी मैं जिम्मेदार हूँ, चाहे वो कप्तान हो, सिलेक्शन कमेटी हो, चीज हो। जब सब पैसे ले रहे हैं, जब सब सैलरीज ले रहे हैं, सबके रोल्स डिफाइन है कि किसने क्या करना है, तो कोई खुद आके माने या ना माने, ऊपर से हायर अथॉरिटीज को इंक्लूडिंग चेयरमैन, उनको अकाउंटेबल इनको ठहराना पड़ेगा और जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको उठा के बोर्ड से बाहर फेंके। देखें, हायर अथॉरिटीज तो वहाब रियाज तो एक तरफ अजहर महमूद नहीं हटाए जा रहे अभी तक, तो वहाब रियाज को तो वो खुद लेकर आए थे। तो हायर अथॉरिटीज के पास जो है ना वो तो मुल्क चलाने का वक्त नहीं है, तो पीसीबी कैसे चलाएंगे?
बहरहाल ये एक डिबेट जो है वो डेफिनेटली अल्लाह जाने ये नकवी साहब तक ये चीज़ें पहुंचती है कि नहीं, या अगर पहुंचती भी हैं तो वो ये बॉदर करना नहीं चाहते और उनके बहुत से मामलात है। ये फुटेज मेरे सामने चली थी, ये सलमान नसीर साहब PSL मैनेजमेंट के साथ मजीद कुछ डिस्कशन उनकी जा रही थी और ये कहा जा रहा है कि जो ब्रॉडकास्ट व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बन गया PSL सीजन 10 में, और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला PSL सीजन 10 का फाइनल था लाहौर के अंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर जो हुआ। तो कुछ बेहतरी की जानिब हमारी लीग जारी है, लेकिन मामला कुछ ऐसे हैं कि अब इसमें इस साल मजीद 2 टीमों का एडिशन है। मैं समझता हूँ कि ये जो फर्क आया है वो जाहिर है कि मतलब वो जो एक हफ्ते का ब्रेक आया उसके अंदर आप जरा कंपैरिजन कीजिए उस हफ्ते के ब्रेक से पहले के और उस हफ्ते के ब्रेक के बाद के व्यूअरशिप का रिकॉर्ड अगर आप निकाल के देखें तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। जिस तरह से उस पूरे ब्रेक के अंदर पूरे जो मामलात चल रहे थे आलमी सियासत के अंदर, उसमें जिस तरह से कौम इकट्ठी हुई है, जिस तरह से कौम ने रिस्पॉन्ड किया है, और फिर उसके बाद जब वापस आके PSL उन्होंने किया है तो फिर आपको नज़र आया है कि कौम जो है वो यकजा भी हुई है, कौम ने इस इवेंट को अपना जो है वो अपना समझा भी है, उसको ओन भी किया है। लेकिन जब ये इवेंट स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त लोग ज़ाहिर नाला थे पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी से भी, और जो टिकट्स फरोख्त होने की रेशो भी हमारे सामने आ रही थी वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये सलमान नसीर साहब इसका व्यूअरशिप की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है कि PSL एक अच्छा ब्रांड बन रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन इसमें इन लोगों की काबिलियत से ज़्यादा हालात का जो हाथ है ना वो इसमें ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। तो इन लोगों की काबिलियत तो बहरहाल ये है कि इनसे तो प्लेयर्स के ड्राफ्ट नहीं ठीक बनते, तो मेहरबानी जो आने वाले सीज़न है उनसे फिर आप फ़ायदा उठा लें जो व्यूअरशिप आई है इसकी, तो बजाय इसके कि इसकी व्यूअरशिप कम हो, इसकी व्यूअरशिप ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। अब टीम बीचों को ज़्यादा आ जाएंगे, इसके अंदर नए इन्वेस्टर आएंगे, नए स्टेक होल्डर आएंगे, तो उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि PCB में जो लोग चला रहे हैं इस पूरे इवेंट को वो उनको भी काबिल होना चाहिए। ठीक है अहमद कुरैशी साहब, सर लास्ट पे आपका पॉइंट जानना चाहूँगा। ये जो मैनेजमेंट के साथ बात हो रही है, तमाम फ्रेंचाइज ऑनर जो है ना वो बड़े नाला दिखाई दे रहे थे जो PSL मैनेजमेंट से, कि कुछ ने तो ये भी कह दे कि अगले साल हम ये टीम नहीं लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल उनको काफ़ी हद तक मामला तय हो गए और ये 2 टीमें क्या अब तक खबर है ऐड हो रही हैं इस साल, ये जो एंड पर हमारा दिसंबर जनवरी वाला स्लॉट है? देखें ऐड तो होनी है क्योंकि जो 10 सीजन्स हैं उस 10 सीजन्स तक कॉन्ट्रैक्ट था कि 2 मजीद टीम्स नहीं ऐड होंगी, लेकिन अब सुनने में तो यही आ रहा है कि 2 न्यू टीम्स ऐड होंगी। जहां तक फ्रेंचाइज मालिकान की बात है वो इस वजह से PCB से नाला है क्योंकि PCB की तरफ से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मिसमैनेजमेंट होती है। लेट्स सपोज अब PSL आने से पहले अली तरीन से बात हुई थी मेरी इस्लामाबाद में जब वो थे, तो वो कह रहे थे कि PSL स्टार्ट होने से पहले तक हमारे पास कोई रोड मैप ही नहीं था कि PSL में क्या होगा, किस तरह से होगा, चीजें किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी। तो मेरे ख्याल में इस तरह की नेग्लिजेंस इतने बड़े टूर्नामेंट में नहीं होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि PSL विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होता जा रहा है PSL का स्टैंडर्ड। और अहमद सईद साहब ने जो बात की वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने पॉइंट उठाया है कि अगर आप जंग से पहले वाले मैचेस देखें तो क्राउड नहीं था, उसकी वजह टिकट्स के मामला भी थे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस भी थी, कुछ ऐसे ब्रांड्स भी थे जिन पे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये नहीं होने चाहिए, एज स्पॉन्सर PCB के साथ जुड़े हुए थे PSL में। लेकिन जब जंग के बाद के आप मैचेस देखें तो जैम पैक ग्राउंड था लाहौर का। फिर उसी का आगे हमने तसलसल देखा बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज में भी। इससे पहले मैंने नहीं देखा कि बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज में इतना ज्यादा क्राउड हो कि हाउसफुल हो। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो व्यूअरशिप वाइज इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें आपको एक तो पैसा थोड़ा डालना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग अच्छी करनी पड़ेगी PSL की। मेजर कंसर्न ये कि मजीद इसमें गुड़ डालना पड़ेगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। फिर ये प्लेयर्स जो हैं जैसे हमसाया मुल्क में प्लेयर्स दूसरी लीग्स खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें भी अगर जितना पैसा डालेंगे एक तो ओवरसीज अच्छे प्लेयर्स आएंगे, दूसरा अपने प्लेयर्स को भी जरूरत नहीं पड़ेगी वो दीगर लीग्स खेलें। फर्दर भी आने वाले शो में इस पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।